Hello students, today I am going to start your 10th chapter, that is cell cycle and cell division, and our today's topic is mitosis. Students, you must have studied about mitosis and meiosis in your previous classes also. Mitosis और meiosis जो हैं, these are the two types of cell division. अब सेल डिवीजन कब होती है स्टूडेंट्स? सेल डिवीजन डिफरेंट टाइम्स पे हो रही है. फॉर एग्जांपल हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में किंगडम्स के बारे में स्टडी किया. देयर वी स्टडीड अबाउट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस में स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है या ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है दैट इज़ टेकिंग प्लेस बाय बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन. तो स्पोर्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. इसी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स वेयर देर इज फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. तो गैमेट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. सो सेल डिवीजन जो है दैट इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज माइटोसिस एंड अनदर इज मियोसिस. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट माइटोसिस. नाउ स्टूडेंट्स, माइटोसिस जो है दैट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, जबकि मियोसिस जो है उसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं. क्योंकि आफ्टर मियोसिस, आफ्टर माइटोसिस, द क्रोमोसोम नंबर इट रिमेन्स सेम. देयरफॉर माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन. वेर एज आफ्टर मियोसिस जो क्रोमोसोम नंबर है इट विल बिकम हाफ. देयरफॉर मियोसिस इज नोन एज व्हाट? रिडक्शनल डिवीजन. Clear? So today we are going to study about mitosis. And what is cell cycle? Now student, cell is going to divide. तो when a cell is going to divide into two equal daughter cells, तो जो डॉटर सेल्स फॉर्म्ड हो रही हैं उनका साइज और उनका जो कंटेंट है, सेल कंटेंट है, दैट इज सेम एज दैट ऑफ पेरेंटल सेल. इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड करने से पहले अपने साइज़ को डबल कर रही है, अपने अंदर ऑर्गेनालीज को डबल करती है, अपना हर एक कंटेंट, अपना डीएनए, अपना न्यूक्लियस, हर एक चीज़ को डबल करेगी ताकि जो डॉटर सेल्स फॉर्म्ड हों उनके अंदर जो कंटेंट है, सेल कंटेंट है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो और डॉटर सेल्स का साइज जो है वो सेम हो एज दैट ऑफ द पेरेंटल सेल. इसका मतलब सेल डिवीजन से पहले देयर इज़ अ लॉन्ग प्रिपरेटरी फेज. एक लॉन्ग प्रिपरेटरी फेज है जिसमें सेल अपने साइज को डबल कर रहा है, अपनी सेल ऑर्गेनालीज को डबल करता है, अपने हर एक कंटेंट को डबल करता है ताकि दोनों डॉटर सेल्स को कंटेंट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके. सो दिस इज नोन एज व्हाट? सेल साइकिल. तो सेल साइकिल जो है उसमें सेल डिवीजन से पहले प्रिपरेटरी फेज जो है दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड. सो सेल साइकिल जो है दैट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ सेल्फ रेगुलेटेड इवेंट्स जो कि सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है. एंड मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वी आर ग्रोइंग बाय द एडिशन ऑफ न्यू सेल्स. वी ऑल आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर दैट इज जाइगोट. हम सभी किससे फॉर्म्ड हैं? जाइगोट से फॉर्म्ड हैं. अब जाइगोट जो है वो यूनिसेलुलर है एंड वी ऑल आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो हमारे अंदर ये जो मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं ये कैसे फॉर्म्ड हुई हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ दिस जाइगोट. सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कैसे हो रही है? बाय द एडिशन ऑफ न्यू सेल्स. सो न्यू सेल्स हमेशा कैसे अराइज हो रही हैं? बाय द डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. एंड दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय रुडोल्फ वर्चो इन द ईयर 1858. तो रुडोल्फ वर्चो ने स्टेटमेंट दी थी स्टूडेंट्स, ओमनिस सेल्यूला अ सेल्यूला. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि द सेल्स ऑलवेज अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. Omnis cellula a cellula. So this statement was given by Rudolf Virchow, which means that cells हमेशा pre-existing cell से arise होती हैं. तो cells pre-existing cell से कैसे arise हो रही हैं? By the process of cell division. और cell division से पहले DNA जो है वो duplicate हो रहा है. DNA जो है वो अपने आप को replicate करता है, अपनी कॉपी synthesize कर रहा है ताकि दोनों डॉटर सेल्स में DNA का कंटेंट जो है वो equally distribute
हो सके। और ये जो मोड है सेल डिवीजन का, ये सभी ऑर्गेनिजम्स में सेम है। इससे क्या पता लगता है स्टूडेंट्स? इससे हमें यूनिटी ऑफ लाइफ का पता लगता है। इससे हमें ये इंडिकेट होता है कि वी ऑल आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम एंसेस्टर। सो क्लियर? नाउ जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल, एक सोमेटिक सेल जो है, इट एग्जिस्ट इन टू मेन स्टेट्स. So phases of cell cycle, it includes a long interphase and a short mitotic phase. तो mitotic phase जो actual सेल डिवीजन फेज है, जहाँ पे सेल्स ने डिवाइड करना है, बट सेल की डिवीजन से पहले एक लॉन्ग अनडिवाइडिंग स्टेट है जिसमें सेल्स ने अपनी सारी प्रिपरेशंस करनी है, अपनी सारी तैयारियां करनी है, अपने साइज को जो है वो डबल करना है, अपनी ऑर्गेनालीज को डबल करना है, अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को डबल करना है, अपने हर एक कंटेंट को डबल करना है, ताकि दोनों डॉटर सेल्स में कंटेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके. जैसे घर में अगर हमने मैरिज रखी है, तो मैरिज तो बेशक एक दिन में हो जाती है, बट मैरिज से पहले हम कई महीने तैयारियां करते हैं. इसी तरीके से सेल भी अपने आप को डिवाइड करने से पहले उसमें भी एक लॉन्ग प्रिपरेशन चल रही है, एंड दिस लॉन्ग प्रिपरेशन इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज इंटरफेस. तो ये स्टूडेंट डायग्राम दिखाया गया है. तो ये कंप्लीट जो है, दिस इज कंप्लीट सेल साइकिल. तो सेल साइकिल में दिस इज द लॉन्ग इंटरफेस. सो इंटरफेस एक प्रिपरेटरी फेज है बिफोर द सेल डिवीजन, एंड देन द इंटरफेस दैट इज फॉलोड बाय अ शॉर्ट माइटोटिक फेज, जहाँ पे एक्चुअली सेल्स क्या करेंगी? डिवाइड करेंगी. और ये जो इंटरफेज है स्टूडेंट्स, दिस इज इन टर्न डिवाइडेड इनटू 3 सब फेजेस: G1 फेज, S फेज और G2 फेज. G1 फेज जो है दैट इज विदिन, इट इज इन बिटवीन द M फेज एंड द S फेज. S phase is between the two G2 phases, G1 and G2 phase, and the G2 phase that is between the S phase and the M phase. तो हमें ये पोजीशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए. पहला सब फेज है G1 फेज, नेक्स्ट है S फेज, नेक्स्ट G2 फेज, और लास्ट क्या है? दैट इज द माइटोटिक फेज. नाउ फर्स्ट जो फेज है दैट इज द G1 फेज. तो G1 फेज गैप है बिटवीन माइटोसिस एंड द डीएनए रेप्लिकेशन. नाउ व्हाई दे आर सेइंग डीएनए रेप्लिकेशन? बिकॉज स्टूडेंट्स जो S फेज है, S फेज में क्या हो रहा है? S फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है. तो G1 फेज जो है वो M फेज और S फेज के बीच में है. सो इट इज अ गैप बिटवीन द माइटोसिस एंड द S फेज. G1 फेज में न्यूट्रिएंट्स गैदर हो रहे हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, आरएनए एक्सेट्रा. एंड आरएनए और प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो रही हैं, बिकॉज ये आरएनए और प्रोटीन्स जो हैं दे आर नेसेसरी फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए, जो कि नेक्स्ट फेज में होगा, विच इज द S फेज. क्लियर? सो नेक्स्ट इज द S फेज. सो S फेज में क्या हो रहा है? S फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, डीएनए अपनी रेप्लिका फॉर्म करेगा. एंड S फेज के बिगिनिंग में जो क्रोमोसोम नंबर है दैट इज 2n, और डीएनए कंटेंट कितना है? 2d है. एंड आफ्टर द एंड ऑफ दिस फेज क्रोमोसोम नंबर तो उतने ही रहेंगे, क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन द सेम, बट जो डीएनए कंटेंट है स्टूडेंट्स वो डबल हो जाएगा. क्यों? बिकॉज जैसे ये क्रोमोसोम है, दिस इज 1 क्रोमोसोम, तो ये क्रोमोसोम जो है वो अपने डीएनए को डबल करेगा. इस तरीके से वो अपने 2 क्रोमैटिड्स फॉर्म करेगा. एंड क्योंकि ये दोनों क्रोमैटिड्स आपस में जुड़ी हुई हैं, सो ये अभी भी एक यूनिट एक्ट कर रहा है. तो क्रोमोसोम नंबर तो सेम है, क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहा, बट जो डीएनए कंटेंट है, हम कहेंगे कि डीएनए कंटेंट जो है वो डबल हो गया है. सो डीएनए कंटेंट 4d हो गया 2d से, बट जो क्रोमोसोम नंबर है इट रिमेन्स द सेम एट द टाइम ऑफ द S फेज. सो S फेज में डीएनए क्या कर रहा है? अपने आप को रेप्लिकेट करता है. नेक्स्ट जो लास्ट फेज है इंटरफेज का, दैट इज द G2 फेज. तो G2 फेज जो है दैट इज द गैप बिटवीन द डीएनए रेप्लिकेशन एंड द नेक्स्ट माइटोसिस. यहाँ पे अगेन सेल की ग्रोथ होती है, और जो ऑर्गेनालीज हैं वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रही हैं. जितनी सेल ऑर्गेनालीज हैं, क्योंकि उन्होंने भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है अमॉन्ग द 2 डॉटर सेल्स, तो वो भी अपने आप को डबल करती हैं, ताकि
दोनों डॉटर सेल्स में सेल ऑर्गेनालीज अपने आप को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें. सो दिस इज द अबाउट इंटरफेस. तो इंटरफेस हम देख रहे हैं, दिस इज द प्रिपरेटरी फेज बिफोर द सेल डिवीजन. और स्टूडेंट्स लास्ट एक होता है G0 फेज. G0 फेज जो है वो लीव कर देता है सेल साइकिल को. और G0 फेज उन सेल्स में देखा गया है जो फर्दर डिवाइड नहीं करती हैं. जैसे हमारी नर्व सेल्स जो हैं, वंस दे आर फॉर्म दे डू नॉट डिवाइड फर्दर. मसल सेल्स जो हैं, दे डू नॉट डिवाइड फर्दर. सो दे एंटर इनटू द G0 फेज बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू एंटर इनटू द नेक्स्ट फेज. क्योंकि नेक्स्ट फेज इसके बाद कौन सा है स्टूडेंट्स? M फेज है, जहाँ पे सेल्स ने डिवाइड करना है. तो मसल सेल्स या नर्व सेल्स हैं जिन्होंने फर्दर डिवाइड नहीं करना होता, दे रिमेन इन द G0 phase, whereas the other cells they will enter into the next phase, that is the M phase और the mitotic phase. तो माइटोटिक फेज में जो है अब डिस्ट्रीब्यूशन होगा. जितनी भी चीज़ें डुप्लीकेट हुई हैं, जैसे डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे अमॉन्ग द टू डॉटर सेल्स. कई स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं एट द टाइम ऑफ M फेज. न्यूक्लियर एनवलप जो है उसकी ब्रेक डाउन हो रही हैं. क्रोमैटिन जो है, जो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, वो अपने आप को चेंज करेंगे इनटू द क्रोमोसोम्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस, इनकी ब्रेक डाउन हो रही है इनटू स्मॉल वेसिकल्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो डिसोसिएट कर रहे हैं इनटू देयर यूनिट्स, जिसको हम टुबुलिन यूनिट्स कहते हैं. सो ऑल ऑफ दीज इवेंट्स दे आर टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ माइटोसिस, और इसको हम वन बाय वन अब स्टडी करेंगे. नाउ सेल डिवीजन स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट मेजर जो है तुमने स्टडी किया होगा अपनी लोअर क्लासेस में, दैट इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. नाउ एक और जो है मोड है सेल डिवीजन का, दैट इज नोन एज व्हाट? ए माइटोसिस ऑल्सो. सो व्हाट इज ए माइटोसिस? ए माइटोसिस को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था स्टूडेंट्स रॉबर्ट रिमैक ने इन द RBC ऑफ चिक एम्ब्रियो. एट द टाइम ऑफ ए माइटोसिस कोई क्रोमोसोम्स की अपीयरेंस नहीं हो रही है, कोई स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो फॉर्म्ड नहीं होते हैं. जैसे न्यूक्लियस जो है, मतलब न्यूक्लियस जो है वो इलोंगेट करेगा, उसमें एक कंस्ट्रिक्शन डेवलप होगी. ठीक है, न्यूक्लियस में एक कंस्ट्रिक्शन डेवलप होगी एंड दिस न्यूक्लियस इट विल डिवाइड इनटू टू न्यूक्लियाई. और फिर जो पेरेंट सेल है उसमें भी कंस्ट्रिक्शन डेवलप होगी एंड दैट it will also divide into two cells. क्लियर? तो इसमें एट द टाइम ऑफ ए माइटोसिस कोई क्रोमोसोम्स विजिबल नहीं है, कोई स्पिंडल फाइबर्स विजिबल नहीं है जो कि क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर रहे हैं टुवर्ड्स द टू अपोजिट पोल्स. यहाँ पे सिंपल जो न्यूक्लियस है उसमें एक कंस्ट्रिक्शन आ रही है, एक डीपनिंग आ रही है, और इस डीपनिंग से वो जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर रहा है, और जो पेरेंट सेल है दैट ऑल्सो डिवाइड्स इनटू द टू डॉटर सेल्स. तो हम ये देख रहे हैं माइटोसिस में, देखो न्यूक्लियस में कंस्ट्रिक्शन आई एंड दिस न्यूक्लियस इट डिवाइड्स इनटू टू न्यूक्लियाई. इसी तरीके से जो सेल है, सेल में भी कंस्ट्रिक्शन आ गई एंड बाय सिंपल कंस्ट्रिक्शन द सेल दैट इज डिवाइडिंग इनटू टू सेल्स. तो ए माइटोसिस बहुत ही रेयर है, ये मेमेलियन कार्टिलेज में देखा गया है और डीजेनरेटिंग सेल्स ऑफ डिजीज टिश्यू में देखा गया है. और फिटल मेम्ब्रेन्स जो हैं, फिटस की मेम्ब्रेन्स जो हैं, दे ऑल्सो डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. नाउ नेक्स्ट द मेन फेज दैट इज द माइटोसिस फेज. नाउ माइटोसिस एक प्रोसेस है क्रोमोसोम सेग्रीगेशन और न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय सेल डिवीजन that produces two daughter cells with the same chromosome number and DNA content as the parent cell. तो माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा, जिसमें साइटोप्लाज्म सेल भी डिवाइड करेगा, और दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर और DNA कंटेंट सेम है एज दैट द पेरेंटल सेल. Therefore, mitosis is known as what? It is known as equational division. Now, mitosis में दो इवेंट्स हो रहे हैं. वन इज कैरियोकाइनेसिस एंड दूसरा है साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस का मतलब कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन डिविजन्स. सो कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है, साइटोकाइनेसिस में सेल की डिवीजन होती है. अब कैरियोकाइनेसिस जो है उसमें अलग अलग फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज,
Anaphase and a Telophase. So let's study about all of these phases one by one. सबसे पहला है प्रोफेज. स्टूडेंट प्रोफेज जो है दैट इज द लॉन्गेस्ट फेज. सबसे लॉन्गेस्ट फेज है इन द माइटोटिक फेज और द एम फेज. तो प्रोफेज में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? प्रोफेज इन टर्न डिवाइडेड है इनटू मेनी सब फेजेस लाइक अर्ली, मिडल एंड द लेट प्रोफेज. तो अर्ली प्रोफेज में क्या हो रहा है? अर्ली प्रोफेज में जो सेल है इट बिकम्स मोर और लेस राउंडेड एंड साइटोप्लाज्म जो है वो विस्कस हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा. शॉर्ट रेडिएटिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स असेंबल होनी शुरू हो जाएंगी अराउंड दी सेंट्रियोल्स. अब सेंट्रियोल्स जो हैं हमें पता है कि सेंट्रियोल्स एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और सेंट्रियोल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन. तो हमने देखा है सेल डिवीजन के टाइम ऐसे छोटे छोटे से जो है रेडिएटिंग आर्म्स जो हैं वो इमर्ज होने शुरू हो जाते हैं. तो ये जो शॉर्ट रेडिएटिंग arms emerge होते हैं from the centrioles. These are known as what? These are known as esters. So short radiating microtubules assemble होंगे around the centrioles. Centrioles जो हैं they will start moving towards the opposite ends of the cells. Centrioles भी अपने आप को duplicate करेगा और it will start moving at the two ends of the cells. और esters जो हैं they will become visible around the centrioles. सो वी कैन सी इन दिस फिगर ऑल्सो दैट ये देखो सेंट्रियोल जो है वो डुप्लीकेट कर गया है और सेंट्रियोल जब डुप्लीकेट किया है तो इसके चारों तरफ ये हमें माइक्रोट्यूब्यूल्स की आर्म्स नज़र आ रही हैं. ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की आर्म्स हैं रेडिएटिंग आर्म्स दीज आर नोन एज एस्टर्स. और हम देख रहे हैं कि ये जो सेंट्रियोल्स हैं दे हैव स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स दी टू ऑपोजिट एंड्स. अब ये मूव करना शुरू हुआ है और ये धीरे धीरे कहाँ पे आ जाएगा? इस सेंट्रियोल के ऑपोजिट एंड पे मूव करेगा. एंड बिटवीन दी एस्टर्स, एस्टर्स के बीच में हमें ये लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल्स भी नज़र आते हैं. ये जो लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दिस इज़ नोन एज व्हाट? स्पिंडल फाइबर्स. इनको हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टूवर्ड्स द टू ऑपोजिट पोल्स. सिमिलरली जो क्रोमोसोम्स हैं स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ फाइन थ्रेड. वो बारीक थ्रेड के फॉर्म में होते हैं एंड दे आर नॉट विजिबल. अब ये क्रोमोसोम्स जो है ये भी शॉर्टन होना शुरू होंगे. अब ये शॉर्टन कैसे होंगे स्टूडेंट्स? बाय कंडेंसेशन एंड बाय कॉइलिंग. इनमें कंडेंसेशन होगी. कंडेंसेशन बाय द लॉस ऑफ वाटर होती है. ये वाटर लॉस करेंगे तो धीरे धीरे ये शॉर्ट होना शुरू होंगे, ये छोटे होना शुरू होंगे ताकि ये विजिबल हो सके अंडर द माइक्रोस्कोप. और इनमें कॉइलिंग भी इंक्रीज हो जाती है. सो कॉइलिंग और कंडेंसेशन से क्रोमैटिन फाइबर्स जो हैं दे विल बिकम विजिबल एज व्हाट? दे विल बिकम विजिबल एज क्रोमोसोम्स. तो क्रोमोसोम्स दे आर फुली रेप्लिकेटेड एट ऑल पॉइंट्स अलोंग देयर लेंथ. और क्रोमोसोम्स की भी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? रेप्लिकेशन हो जाती है. जैसे ये क्रोमोसोम है तो ये इस तरीके से है, ठीक है, बिफोर सेल डिवीजन ये इस तरीके से सिंगल है. तो जब इसने डिवीजन करनी है तो ये अपने आप को इस तरीके से क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा. अपना डीएनए कंटेंट जो है वो क्या करेगा? डबल कर लेगा. और क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? क्रोमोसोम्स फाइनली एज्यूम देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्म्स एंड साइजेस. न्यूक्लियोलाई बिकम स्मॉलर और फाइनली डिसअपियर. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी डिसअपियर होनी शुरू हो जाएगी और जितने न्यूक्लियोलर मटेरियल्स हैं, न्यूक्लियोलाई हैं, ये सभी डिस्पर्स्ड हो जाएंगे इनटू द न्यूक्लियोप्लाज्म. और न्यूक्लियर एनवलप जो है वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगी इनटू द स्मॉल वेसिकल्स. So these events they are taking place at the time of middle prophase. लास्ट है स्टूडेंट्स लेट प्रोफेज. सो हमने देखा कि प्रोफेज जो है वो लॉन्गेस्ट फेज है इन दी एम फेज. तो लेट प्रोफेज में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? लेट प्रोफेज में क्रोमोसोम्स एंड अदर न्यूक्लियर कंटेंट ये सभी रिलीज्ड हो गए हैं इनटू दी साइटोप्लाज्म. जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है देखो ये डिसॉल्व हो चुकी है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सारी डिसॉल्व हो जाएगी. क्रोमोसोम्स दे विल कम इन दी साइटोप्लाज्म. देखो पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स जो हैं दे हैव मूव टूवर्ड्स दी ऑपोजिट पोल्स. ये ऑपोजिट एंड्स पे चले गए हैं बाय द ग्रोथ ऑफ दी स्पिंडल फाइबर्स. ये हमें नज़र आ रही हैं दीज आर दी स्पिंडल फाइबर्स. और स्पिंडल और एस्टर्स इनको इकट्ठा हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज माइटोटिक apparatus.
तो ये पहला फेज़ है विच इज़ दी प्रोफेज। तो प्रोफेज में हमने क्या देखा स्टूडेंट्स? प्रोफेज में हमने ये देखा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व हो रही है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे, तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंडेंस हो रहे हैं, वो शॉर्टेंड हो रहे हैं, सेंट्रियोल्स जो हैं वो अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं और वो अपोजिट एंड्स में रीच कर जाते हैं एंड दे गिव एस्टर्स एंड स्पिंडल फाइबर्स। और एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर्स को इकट्ठा हम क्या कहते हैं? माइटोटिक एपरेटस कहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मेटाफेज। तो मेटाफेज जो है वो शॉर्ट है, इट इज़ ओनली फॉर 2 to 10 मिनट्स। तो प्रोफेज जो है वो लॉन्ग फेज होता है, बिकॉज अगर हम ये कहें कि अगर एम फेज जो है उसकी ड्यूरेशन 3 आवर्स की है, तो 1 आवर का क्या है? दैट इज़ दी प्रोफेज। नेक्स्ट 10 मिनट्स का मेटाफेज है। तो मेटाफेज में स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स जो है वो मैक्सिमम शॉर्टेंड होते हैं। मेटाफेज जो है वो बेस्ट फेज मानी गई है क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, बिकॉज इस टाइम क्रोमोसोम्स मैक्सिमम शॉर्टेंड हैं और क्रोमोसोम्स जो हैं दे कम टू लाई इन द इक्वाटोरियल प्लेन। जैसे अर्थ में इक्वेटर लाइन होती है ना, जिसको हम हिंदी में विषुवत रेखा भी कहते हैं, तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो दे कम टू लाई एट द इक्वाटोरियल प्लेट पे या इक्वाटोरियल प्लेन में वो लाई कर जाते हैं in the middle of the spindle, and the chromosomes they are balanced at the metaphase plate by the 2 chromosomal fibers that connect the sister kinetochores to the opposite poles. Now what are these kinetochores? हमने देखा कि क्रोमोसोम्स ने अपने आप को क्या किया? डुप्लीकेट किया एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। क्रोमोसोम्स पहले सिंगल थे, वो अपने आप को डुप्लीकेट उन्होंने किया। तो व्हेन दे आर डुप्लीकेटेड देन दीज आर नोन एज व्हाट? इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में जॉइंड है बाय सेंट्रोमियर। अब स्टूडेंट्स ये जो सेंट्रोमियर है इसके दोनों तरफ स्पेशल प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन प्लेट्स दे आर प्रेजेंट। ये जो प्रोटीन प्लेट्स हैं ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ द सेंट्रोमियर एंड दे आर at the opposite ends, these are known as what? काइनेटोचोर्स। और काइनेटोचोर्स जो हैं यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स ने आके अपने आप को अटैच करना है। जैसे कि हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, स्पिंडल फाइबर्स अपने आप को कहाँ पे अटैच करती हैं? टू दी काइनेटोचोर्स। और इस तरीके से ये क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो मेटाफेज में हमने क्या स्टडी किया स्टूडेंट्स? मेटाफेज में हमने ये देखा कि क्रोमोसोम्स मैक्सिमम शॉर्टेंड है और क्रोमोसोम्स जो हैं दे कम टू लाई एट द इक्वाटोरियल प्लेन। ये मिडल ऑफ द सेल में अरेंज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन। नेक्स्ट है स्टूडेंट एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होगा स्टूडेंट्स? जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं क्रोमोसोम्स के, दे विल गेट सेपरेटेड एंड दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। जैसे ये जो क्रोमैटिड्स हैं, दी सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगी एंड दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स दी, इस तरीके से दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स दी ऑपोजिट पोल्स ऑफ दी स्पिंडल फाइबर्स। इस तरीके से डायग्राम एक बार फिर हम क्लियर करते हैं। इस तरीके से दे विल स्टार्ट, जैसे ये क्रोमोसोम्स हैं, सो इस तरीके से दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स दी ऑपोजिट। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है और ये सेंट्रियोल्स क्या दे रहे हैं? दे आर गिविंग राइज टू स्पिंडल फाइबर्स। तो ये स्पिंडल फाइबर्स मैंने तुम्हें बताया था कि दीज आर अटैच टू दी काइनेटोचोर्स। ये अपने आप को काइनेटोचोर्स के साथ अटैच करते हैं और इस तरीके से ये क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और एनाफेज में दोनों सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाती हैं एंड दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स दी ऑपोजिट पोल्स ऑफ दी सेल्स। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन की सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है। अगर सपोज स्टूडेंट सेंट्रोमियर जो है वो बीच में लोकेटेड है, तो उस टाइम क्रोमोसोम की अपीयरेंस कैसी होगी? वी शेप होगी। अगर ये सेंट्रोमियर जो है वो थोड़ा सा अवे है फ्रॉम दी सेंटर, तो उस टाइम क्रोमोसोम की अपीयरेंस कैसी होगी? इट विल बी जे शेप्ड। इफ इट इज नियर एट वन एंड, तो उस टाइम क्रोमोसोम की अपीयरेंस कैसी होगी? जे शेप की। तो एनाफेज में क्रोमोसोम्स जो हैं दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। दे कैन बी वी शेप, दे कैन बी जे और एल शेप, डिपेंडिंग अपॉन की सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है।
क्लियर स्टूडेंट्स? सो एनाफेज में हमने देखा कि एनाफेज में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द एंड, और हम ये देख रहे हैं कि जो काइनेटोचोर है, जो सेंट्रोमियर है, दैट इज फेसिंग, वो किस तरफ फेस कर रहा है? टुवर्ड्स द सेंट्रियोल्स। और जो क्रोमैटिड्स हैं दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये सेंटर की तरफ फेस कर रही हैं, और जो सेंट्रोमियर है दैट इज फेसिंग टुवर्ड्स द पोलर एंड्स, वो एंड्स की तरफ फेस करते हैं और दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंट्रियोल्स। एंड द लास्ट फेज दैट इज द टिलोफेज। तो टिलोफेज अगेन लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स फेज है। तो हमने ये देखा कि जो पहला फेज है प्रोफेज है, दैट इज ऑल्सो लॉन्गर, एंड द लास्ट फेज टिलोफेज दैट इज ऑल्सो लॉन्गर, क्योंकि प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजॉल्व हुई थी, क्रोमोसोम शॉर्टनड हुए थे। अब टिलोफेज में ठीक इसको ऑपोजिट होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजॉल्व हुई है वो दोबारा फॉर्म्ड होगी। न्यूक्लियर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलाई हैं, दे ऑल विल बी फॉर्म्ड विद इन द न्यूक्लियस, और जो क्रोमोसोम शॉर्टनड हुए थे दे विल अगेन बिकम fine thread like structures and they will get assembled in the nucleus. So telophase जो है, this is the long and complex phase, it lasts for 1 hour. Chromosomes at each pole unfold, they will again become long thread like structures, and finally again वो कैसे हो जाएंगे? They will become undistinguishable. तो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन हमने देखा कि क्रोमोसोम शॉर्टेंड हुए ताकि वो विजिबल हो सकें, डिस्टिंग्विशेबल हो सके, एंड व्हेन दे विल एंटर इनटू द टिलोफेज तो अगेन वो क्रोमोसोम्स जो हैं वो फाइन थ्रेड लाइक हो गए एंड दे अगेन बिकम व्हाट? अनडिस्टिंग्विशेबल। न्यूक्लियर एनवलप जो है वो रिकंस्ट्रक्ट होगी अराउंड ईच क्रोमोसोम्स। All the envelopes they fuse to form the envelope around entire set of chromosomes. Nucleolar material dispersed in the cytoplasm return to the nucleolar organizer and it will form what? Nucleolus. तो न्यूक्लियस के अंदर सारी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो फॉर्म्ड हो जाएंगी। क्रोमोसोम्स दे अगेन बिकम फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दे विल गेट असेंबल्ड इन दी न्यूक्लियस। स्पिंडल्स जो है इट बिगेन टू डिसअपियर, तो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं देख रहे हैं हम कि वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द डीपोलराइजेशन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो जब स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन हुई थी उस टाइम रीपोलराइजेशन हुई थी माइक्रोट्यूब्यूल्स की। रीपोलराइजेशन का मतलब है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स ने जुड़ के स्पिंडल फाइबर्स बनाए थे। तो जब स्पिंडल्स डिसॉल्व हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, तो इसका मतलब कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनकी क्या हो गई? डीपोलराइजेशन हो गई। Esters become small till only short microtubules they are left and centrioles take up their characteristic interphase positions. So this was all about the various phases of the mitotic phase और इस तरीके से हमने देखा कि कैरियोकाइनेसिस हुई, द न्यूक्लियस ने अपने आप को डिवाइड किया इनटू 2 इक्वल न्यूक्लियाई। अब क्या होगा स्टूडेंट्स? अब सेल साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस तो डिवाइड कर चुका है बट अभी भी साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ। तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और मैंने तुम्हें अपने किंगडम मोनेरा में भी बहुत एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से साइटोकाइनेसिस इट इज़ टेकिंग प्लेस इन केस ऑफ एन एनिमल सेल एंड इन केस ऑफ अ प्लांट सेल। हमने ये पढ़ा था कि एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होती है दैट इज़ बाय द सेल फरोइंग मेथड, जबकि प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस है दैट इज़ टेकिंग प्लेस बाय द सेल प्लेट मेथड। तो जैसे एक बैलून है, एक बैलून से हम 2 बैलून में उसको डिवाइड करते हैं, उसको हम एक बैलून से 2 बैलून्स बना सकते हैं। कैसे? हम उसको कंस्ट्रिक्ट करते हैं ना, उसको दबाते हैं बाहर से अंदर की तरफ। सो इसी तरीके से एनिमल सेल जो है उसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन कैसे होगी? सेल फरोइंग मेथड से होगी। तो सेल फरोइंग मेथड में जो कंस्ट्रिक्शन है वो बाहर से अंदर की तरफ जाती है और इस तरीके से सेल को डिवाइड करेगी इनटू 2 इक्वल डॉटर cells. So we can see here that the furrow it appears in the plasma membrane at the level of the middle body. एक middle body जो है पहले collect होगी in the center of the animal cell एंड उसके बाद कंस्ट्रिक्शन होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और ये कंस्ट्रिक्शन जो है ये फर्दर डीपन करेगी इन द सेंटर, इट विल डीपन इन द सेंटर and in this way it will divide 2 animal cells in
it will divide the parental cell into two equal daughter cells. तो हमने ये स्टडी किया कि एनिमल सेल्स में जो साइटोकाइनेसिस है दैट इज टेकिंग प्लेस बाय सेल फरोइंग मेथड. तो सेल फरोइंग मेथड में सेल मेम्ब्रेन जो है वो इनवेजिनेट हो रही है, वो अंदर की तरफ इनवेजिनेट होती है बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स, और इस तरीके से वो सेल को डिवाइड कर रही है इनटू टू इक्वल डॉटर सेल्स. और प्लांट सेल्स में जो साइटोकाइनेसिस होती है स्टूडेंट्स, वो कैसे होती है, बाय सेल प्लेट मेथड होती है. तो यहाँ पे क्या होता है सेल प्लेट मेथड में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी एपरेटस के जो वेसिकल्स हैं वो कलेक्ट होंगे एंड दे विल गेट डिजॉल्व्ड, और वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जिसको हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट. ये फ्रेगमोप्लास्ट जो है वो कैल्शियम पेक्टेट, जिससे मिडल लेमेला बना है, उस तरीके की मटेरियल सिक्रीट करेगा, और ये जो कैल्शियम पेक्टेट है जो कि मिडल लेमेला फॉर्म करता है, इसकी ग्रोथ जो है वो अंदर से बाहर की तरफ होगी. तो प्लांट सेल्स में जो सेल की डिवीजन है, साइटोकाइनेसिस है, दैट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द इनसाइड टू आउटसाइड. सो अंदर से बाहर की तरफ जो सेल प्लेट है दैट इज ग्रोइंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, और इस तरीके से मिडल लेमेला जो है वो फॉर्म्ड हो जाएगा बिटवीन दी टू डॉटर सेल्स. और फिर ये मिडल लेमेला अपने दोनों तरफ जो है वो सेल वॉल सिक्रीट करेगा, और इस तरीके से प्लांट सेल जो है दैट विल डिवाइड इनटू टू इक्वल डॉटर सेल्स. तो प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस होती है बाय सेल प्लेट मेथड, जबकि एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस कैसे हो रही है, बाय सेल फरोइंग मेथड. तो ये देखो पिक्चर दिखाई गई है सेल फरोइंग मेथड से. एक एनिमल सेल जो है दैट इज डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल डॉटर सेल्स. तो सेल फरोइंग मेथड में जो डिवीजन है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड हो रही है, और सेल प्लेट मेथड में जो डिवीजन है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड इट टेक प्लेस. एंड लास्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. तो माइटोसिस जो है दैट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. तो हमारी ग्रोथ कैसे हो रही है, वी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वी आर ग्रोइंग, हाउ वी आर ग्रोइंग, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोटिक डिविजन्स. सेकेंड, सेल रिप्लेसमेंट. तो एट द टाइम ऑफ इंजरी जो रिप्लेसमेंट हो रही है सेल्स की या टिश्यूज़ की, दैट इज टेकिंग प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. रीजनरेशन है, कई एनिमल्स जो हैं वो अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं, जैसे स्टार फिश जो है वो अपनी आर्म रीजनरेट कर सकती है, लिजर्ड जो है वो अपनी टेल रीजनरेट कर सकते हैं. सो ये रीजनरेशन कैसे हो रही है, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, एंड दैट इज द माइटोटिक सेल डिवीजन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक माइटोसिस. तो हमने माइटोसिस में देखा कि माइटोसिस जो है वो इक्वेशनल डिवीजन है. आफ्टर माइटोसिस जो डॉटर सेल्स फॉर्म्ड हो रही हैं, दे हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज दैट ऑफ द पेरेंटल सेल. और हमने ये स्टडी किया कि बिफोर each division there is a long preparatory phase, and this long preparatory phase that is known as what, interphase. तो interphase में सारी preparations हो रही हैं before the cell division. और फिर हमने एम फेज स्टडी किया, माइटोटिक फेज स्टडी किया विच इज़ दी एक्चुअल सेल डिवीजन फेज. और हमने देखा कि ये जो माइटोटिक फेज है इट इज़ डिवाइडेड इनटू मेनी फेजेस लाइक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, जिसमें प्रोफेज और टेलोफेज जो है वो लॉन्गेस्ट फेजेस होते हैं. दोनों की जो ड्यूरेशन है वो 1 आवर की होती है, जबकि मेटाफेज और एनाफेज जो हैं वो शॉर्ट फेजेस होते हैं. और सेल डिवीजन जो है, माइटोसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है एट द टाइम ऑफ ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एट द टाइम ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड at the time of regeneration of the organism. So students, this was all about today's topic, that is mitosis. Tomorrow we will study about the next cell mode of cell division, which is the meiotic cell division.